नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मगध साम्राज्य। हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं, यानी मगध के बारे में जो है समझ लेते हैं। यहाँ पे एक मैप लेंगे और उसके बाद जो है मगध की स्थिति देख लेते हैं और मगध के बारे में क्या विशेष है। तो आज की क्लास में जो है हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये रहा दोस्तों, मगध का मैप ले लिया हमने। ये रहा दोस्तों मगध, यानी ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ये रहा मगध, याद रखें दोस्तों, ये रहा मगध। अब दोस्तों, मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा था। अब इसके सबसे शक्तिशाली महाजनपद के कारण क्या थे? क्योंकि ये गंगा और सोन नदियों के किनारे था। यहाँ पर जो है दोस्तों खेती यानी कृषि यानी एग्रीकल्चर बढ़िया अच्छी तरीके से होती थी। जब यहाँ पर खेती अच्छी होती तो यहाँ पर दोस्तों क्या टैक्स भी अच्छा मिलता था। टैक्स अच्छा मिलता था तो दोस्तों यहाँ पर जो है व्यापार करने के भी साधन अच्छे थे, क्योंकि यहाँ पर जो है नदियों के किनारे पर था। साथ ही दोस्तों यहाँ पर लोहे के भंडार पाए जाते थे। जब यहाँ पर इतनी सुविधाएं थी तो कौन सा राजा यहाँ पर शासन करना नहीं चाहता था? तो सभी राजा जो है यहाँ पर शासन करना चाहते थे और इसीलिए जो है मगध को सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है कहा गया है, क्योंकि इसी के लिए जो है सभी राजा जो है इस पर राज करना जो है चाहते थे। यानी मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। और मगध से पहले की बात की जाए तो मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन रहा था? काशी महाजनपद जो है रहा था। लेकिन मगध की जो है वर्तमान स्थिति की हम बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिमी बंगाल में जो है क्या है दोस्तों, ये मगध की जो है वर्तमान स्थिति है। मगध साम्राज्य को उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी बीसी में जो है माना जाता है। और मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है कब से कब तक रहेगा? तो मगध साम्राज्य का पूरे मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है रहेगा। आप देखेंगे दोस्तों, यानी मगध पर जो है इतने समय में कितने वंशों ने जो है क्रम से शासन किया है। तो हम बात करते हैं दोस्तों मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश, यानी मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक यानी फाउंडर थे बृहद्रथ। और इनका एक पुत्र था जरासंध, जिसने जो है राजधानी क्या बनाई थी दोस्तों? गिरिब्रज जो है बनाई थी। और ये बृहद्रथ वंश जो है मगध साम्राज्य का सबसे प्राचीन वंश था। तो दोस्तों, आप इनको पहले लिख लेते हैं, फिर आगे की जो है चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो हम एक एक पॉइंट करके यहाँ पे हम लिखने वाले हैं। तो कौन कौन से ये पॉइंट हैं? तो हम बात करते हैं, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। मगध सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली महाजनपद रहा था। याद रखें दोस्तों, महाजनपद जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा था। लेकिन मगध से पहले काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, यानी मगध से पहले सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? काशी था। तो ये अब बात करते हैं दोस्तों मगध की वर्तमान स्थिति। मगध की वर्तमान मगध की वर्तमान स्थिति की यदि बात की जाए तो मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ है? पूर्वी उत्तर प्रदेश और क्या थी दोस्तों? बिहार एवं पश्चिम बंगाल। बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तो ये दोस्तों, ये जो है मगध की वर्तमान स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि वर्तमान स्थिति कहाँ पर है मगध की। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है कितनी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ईसा पूर्व जो है
माना जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था। मगध साम्राज्य, मगध साम्राज्य की यदि बात करते हैं तो इसका शासन काल कब से कब तक रहा था। 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा था। कब तक दोस्तों, 185 बीसी तक जो है रहा था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है इतने समय में कौन कौन से वंशों ने जो है मगध पर शासन किया था, तो इन सबको हम क्रम से जो है देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मगध पर सबसे प्राचीन वंश कौन था। मगध पर सबसे प्राचीन वंश, मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन था, तो बृहद्रथ वंश था। कौन था दोस्तों, बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश जो है मगध पर सबसे प्राचीन वंश था। और यदि संस्थापक या फाउंडर की यदि बात की जाए तो संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ जो है इसके संस्थापक थे। बृहद्रथ संस्थापक थे। और इन बृहद्रथ का जो है एक पुत्र था यानी बेटा था। तो इनका बेटा कौन था, जरासंध था। कौन दोस्तों, जरासंध जो है इनका एक बेटा था। और इन्होंने जो है राजधानी किसको बनाया था, गिरिब्रज को जो है मगध की राजधानी बनाया था। किसको दोस्तों, गिरिब्रज को जो है इन्होंने मगध की राजधानी जो है बनाया था। तो दोस्तों बस इनके बारे में इतना ही जो है पूछा जाता है, इससे आगे जो है नहीं पूछा जाता। अब बात आते हैं दोस्तों मगध पर जो है शासन करने वाले वंश। जैसे पहला वंश कौन सा था दोस्तों, बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ के बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणप वंश और सातवाहन वंश। तो इन सभी को भी जो है लिख लेते हैं क्रम से और एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। मगध पर शासन करने वाले वंश, यानी मगध पर शासन करने वाले वंश की यदि बात की जाए तो कौन कौन से वंश है जिसने जो है मगध पर शासन किया था। तो हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हर्यक वंश आया था। हर्यक वंश के बाद कौन सा आया था दोस्तों, हर्यक वंश के बाद आया था शिशुनाग वंश। कौन सा दोस्तों, शिशुनाग वंश आया था। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा है दोस्तों, नंद वंश। कौन सा आया था दोस्तों, नंद वंश जो है आया था। नंद वंश के बाद दोस्तों मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश कौन सा आया था दोस्तों, मौर्य वंश आया था। मौर्य वंश के बाद आया था दोस्तों शुंग वंश कौन सा आया था दोस्तों, शुंग वंश आया था। ये आ गया दोस्तों शुंग वंश के बाद कौन सा आया था, कणब वंश आया था। फिर सातवाहन वंश, और यही सातवाहन वंश है जिसके बारे में जो है मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। याद रखें दोस्तों। तो ये सारे वंश जो है मगध पर शासन करने वाले वंश है जिन्होंने क्रम से शासन किया था। पहले हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणप वंश और सातवाहन वंश। अब बात करते हैं मगध साम्राज्य का जो है सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, यानी किस वेद में मिलता है। तो अथर्व वेद में जो है मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख मिलता है। तो इस लाइन को जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, या पहला उल्लेख, सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिला है, अथर्ववेद से। अथर्ववेद जो कि चारों वेदों में सबसे नया वेद है। याद रखें दोस्तों, सबसे नया वेद है और सबसे फेमस वेद है। तो दोस्तों अब इनका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम हर्यक वंश यहाँ पे हेडिंग डालेंगे और हर्यक वंश के अच्छे से जानेंगे हर्यक वंश के बारे में। तो दोस्तों मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा था। मगध से पहले काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है रहा था। लेकिन मगध की जो है वर्तमान स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जो है दोस्तों, ये मगध की जो है वर्तमान स्थिति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। मगध साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था, 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है मगध साम्राज्य का जो है शासनकाल रहा था। मगध पर शासन करने वाले वंश, यानी मगध पर
सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? तो मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था? बृहद्रथ वंश था, जिसके संस्थापक यानी फाउंडर थे बृहद्रथ। कौन थे दोस्तों? बृहद्रथ थे। और इनका एक बेटा था जरासंध। इसने जो है दोस्तों राजधानी किसको बनाया था? गिरिब्रज को जो है मगध की राजधानी जो है बनाया था। किसने? जरासंध ने जो है बनाया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मगध पर शासन करने वाले वंश, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणप वंश और सातवाहन वंश। तो इन सभी वंशों ने जो है क्रम से यानी सीक्वेंस में जो है मगध पर शासन जो है किया था, और सभी को एक एक करके जो है हम अच्छे से जानेंगे। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो अथर्ववेद से जो है मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख जो है मिलता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो इसका समय 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक जो है पूरे हर्यक वंश ने जो है शासन किया था। अब हर्यक वंश के संस्थापक यानी फाउंडर बिंबिसार थे, जिन्होंने जो है 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक जो है शासन किया था, यानी 52 वर्षों तक गद्दी पर रहे थे बिंबिसार। और इनको जो है आदर्श नेम यानी किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो जैन साहित्य के अकॉर्डिंग जो है इनको श्रेणिक कहा जाता है, लेकिन मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग जो है बिंबिसार को क्षेत्रोजस के नाम से जाना जाता है। साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है, जहाँ से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और साथ ही हमने पिछली क्लासों में जाना था मत्स्य पुराण से जो है भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी जो है जानकारी मिलती है। कहाँ से? मत्स्य पुराण से। साथ ही बिंबिसार ने राज्य विस्तार के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था, और इन्होंने जो है 3 शादियाँ की थी। कौन कौन सी 3 शादियाँ की थी? पहली महाकौशला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, और यहाँ से जो है दोस्तों इनको काशी दहेज में मिला था, और ये दहेज का पहला उदाहरण था। चेलना दूसरी शादी की थी, चेलना से, जो कि लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। तीसरी शादी खेमा या छेमा से की थी, जो कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, जो कि ये मध्य प्रदेश कहाँ पे पड़ता था? ये पड़ता था दोस्तों पंजाब में। अब इनके बारे में यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, हर्यक वंश। हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक जो है पूरे हर्यक वंश का जो है शासनकाल रहा था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संस्थापक कौन थे। संस्थापक की यदि बात की जाए हर्यक वंश के संस्थापक यानी फाउंडर बिंबिसार थे। कौन दोस्तों? बिंबिसार जो है कौन थे? ये संस्थापक थे हर्यक वंश के। ये कब से कब तक रहे थे गद्दी पे? 544 बीसी से लेकर 492 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे, यानी 52 वर्षों तक शासन किया था। याद रखें तो 52 वर्षों तक जो इन्होंने शासन किया, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इनके अन्य नाम की यदि बात की जाए तो इनको किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो सबसे बात करते हैं पहले श्रेणिक। याद रखें दोस्तों श्रेणिक जो है इनको जैन साहित्य के अकॉर्डिंग कहा जाता है, यानी जैन साहित्य में इनको श्रेणिक नाम से जो है जाना जाता है। किसमें? जैन साहित्य में। अब यदि बात करते हैं एक नाम हो रहा है इनका क्षेत्रोजस की यदि बात की जाए तो क्षेत्रोजस जो है इन्हें कहाँ पे जाना जाता है? तो ये मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग मत्स्य पुराण में जो है इनको क्षेत्रोजस के नाम से जाना गया। किस नाम से दोस्तों? क्षेत्रोजस के नाम से जो है मत्स्य पुराण में जो है इनको जाना गया। अब दोस्तों मत्स्य पुराण की हम बात कर लेते हैं, यानी मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। सबसे पुराना पुराण है, याद रखें दोस्तों, सबसे पुराना पुराण है। और यहाँ से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं दोस्तों बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, यानी अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा जो है लिया था। तो यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। बिंबिसार ने अपना राज्य विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था, यानी इन्होंने जो है कई सारी शादियां की थी। तो पहली शादी किसके साथ की थी? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, पहली शादी महाकौशला से। पहली शादी जो है इन्होंने महाकौशला से की थी। ये कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी।
कौशल नरेश प्रसेनजीत कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला। तो जब इन्होंने इनसे शादी की थी तो यहाँ पर जो है काशी दहेज में मिला था। काशी यानी जो काशी महाजनपद था, इनको ये दहेज में मिला था। जब इनको ये दहेज में दिया गया था तो माना जाता है इस समय जो है काशी की जो इनकम थी कितनी ही थी, 1 लाख वार्षिक कर जो है यहाँ से मिलता था। याद रखें दोस्तों, यानी एक साल में जो है यहाँ पर एक साल में 1 लाख रुपए टैक्स का आता था काशी से। और ये काशी जो है किसको दहेज में मिली थी? बिंबिसार को मिली थी। अब ये दहेज का जो है पहला उदाहरण, दहेज का पहला उदाहरण है। याद रखें दोस्तों, दहेज का पहला उदाहरण जो है इसी को माना जाता है कि काशी जो है दहेज में मिली थी। किसको मिली थी? ये मिली थी बिंबिसार को। और दूसरी शादी इन्होंने किससे की थी? चेलना से की थी। अब ये चेलना कौन थी? तो दोस्तों ये चेलना जो है लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। याद रखें दोस्तों, लिच्छवी चेटक की पुत्री थी कौन? चेलना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं क्षेमा या खेमा। दोस्तों क्षेमा भी मिल सकता है, लिखा हुआ खेमा भी मिल सकता है। तो ये कहाँ पे थी? ये जो है मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। याद रखें दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। और ये मध्य प्रदेश कहाँ पे पड़ता था? पंजाब में पड़ता था। कहाँ पे? पंजाब में जो है पड़ता था। याद रखेंगे। अब यहाँ पे बात आते हैं बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद की यदि बात की जाए तो अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। हमने महाजनपद की क्लास में इसको जाना था। और इन्होंने जो है महाजनपद को जीता और वहाँ पर जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। बिंबिसार का महल और मगध का जो वास्तुकार है उसके नाम की यदि बात करते हैं तो महागोविंद है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिंबिसार के महल और मगध का वास्तुकार कौन था? महागोविंद था। अब बात आते हैं, बिंबिसार जो है पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इसने जैन धर्म जो अपना लिया था। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जो चेलना है ये महावीर स्वामी जी की बहन लगती थी। याद रखेंगे दोस्तों, कैसी? मुमेरी बहन लगती थी। और जो महावीर स्वामी जी की माता थी वह कौन थी दोस्तों? कौशल नरेश यानी लिच्छवी चेटक की बहन थी। लेकिन ये लिच्छवी चेटक की पुत्री थी तो इसलिए ये जो है मुमेरे फुफेरे भाई बहन हो गए थे। तो इसीलिए जो है चेलना के कहने पर जो इन्होंने बौद्ध धर्म को छोड़कर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। अब इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी राजगृह। बिंबिसार ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। यानी बिंबिसार जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र दर्शक को जो है उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन इसका एक पुत्र और था अजातशत्रु, जिसको इसने अंग महाजनपद का जो है उपराजा बनाया था। तो उसको जो है ये बात पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वह दर्शक को जो है राजा बनते हुए नहीं देखना चाहता था। तो इसीलिए जो है अजातशत्रु ने अपने पिता की यानी बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। याद रखें ना, स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। अब अजातशत्रु को किसने भड़काया था अपने पिता यानी बिंबिसार के खिलाफ? तो इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम देवदत्त था। तो इसने जो है भड़का दिया था कि दर्शक जो है राजा बनने के लायक नहीं, बल्कि तुम राजा बनने के लायक हो। तो इसीलिए जो है अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। अब जैसे ही अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की तो अपने पिता की हत्या करने के बाद जो है प्रथम पितृहंता कहलाया था। प्रथम पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। और इसके बाद जो है अजातशत्रु का पुत्र होगा उदयन। तो उदयन के द्वारा जो है दोस्तों अजातशत्रु की जो है हत्या कर जाती है। तो उदयन को क्या कहा जाता है? द्वितीय पितृहंता यानी दूसरा पिता की हत्या करने वाला। इसी कारण जो है हर्यक वंश को क्या कहा गया? इसी कारण हर्यक वंश को जो है पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है। अब इनके बारे में यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कहाँ से दोस्तों? यहाँ से हम बात करने वाले हैं बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता था। लिखेंगे बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को
शत्रु को उपराजा बनाया था, उपराजा बनाया। यानी अंग महाजनपद को जीतने के बाद जो है यहाँ पे बिंबिसार ने जो अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है क्या बनाया था, उपराजा बनाया था। यह सबसे पूर्वी महाजनपद था, सबसे पूर्वी महाजनपद था। याद रखेंगे दोस्तों, सबसे पूर्वी महाजनपद था, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पर आते हैं बिंबिसार के महल और मगध का वास्तुकार कौन था। बिंबिसार के महल, बिंबिसार के महल और मगध का वास्तुकार, मगध का वास्तुकार कौन था। तो मगध के वास्तुकार की यदि बात की जाए तो महागोविंद। कौन दोस्तों, महागोविंद। कौन थे दोस्तों, महागोविंद थे। तो ये आपको याद रखना है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बाद में जो है अपनी पत्नी केलना के कहने पर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। तो लिखेंगे बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, अनुयायी थे, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था, जैन धर्म को जो है अपना लिया था। तो ये आपको याद रखना है, याद रखें दोस्तों, जैन धर्म को जो है अपना लिया था। राजधानी की यदि बात की जाए, राजधानी क्या थी दोस्तों, राजगिर। याद रखेंगे, राजगिर जो है यहाँ की राजधानी जो है बनाई थी। अब आते हैं दोस्तों, बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। बिंबिसार जो है अपने ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़े पुत्र को, लिखेंगे ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं थी, तो ये बात जो है अजातशत्रु को पसंद नहीं थी, जो कि बिंबिसार का एक बेटा और था अजातशत्रु। तो लिखेंगे इसके बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा, स्वयं गद्दी पर बैठा था। याद रखें दोस्तों, स्वयं गद्दी पर बैठा। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अजातशत्रु पिता की हत्या करने के बाद प्रथम पितृहंता कहलाया था। पिता की हत्या करने के बाद प्रथम पितृहंता कहलाया था। क्या कहलाया था दोस्तों, प्रथम पितृहंता जो है कहलाया था, पितृहंता कहलाया था। अब इसके बाद दोस्तों बात आती है अजातशत्रु। इसके पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके पुत्र उदयन के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। याद रखें दोस्तों, इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं उदयन के बारे में। उदयन द्वितीय पितृहंता कहलाया था, द्वितीय पितृहंता कहलाया। अब इसी कारण जो है
इसी कारण हर्यक वंश पितृहंता वंश कहलाया था। याद रखें दोस्तों, हर्यक वंश जो है पितृहंता वंश जो है कहलाया था। दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को ये अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ से हर्यक वंश से। दोस्तों हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो हर्यक वंश का समय जो है 544 BC से 1200 यानी 412 BC तक जो है रहा था पूरे हर्यक वंश का शासनकाल। संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के? बिंबिसार थे, जो कि 544 BC से लेकर 492 BC तक यानी 52 वर्षों तक जो इन्होंने शासन किया था बिंबिसार ने। इनके अन्य नाम यानी आदर्श नेम की बात की जाए तो श्रेणिक, जैन साहित्य के अकॉर्डिंग जो इनको श्रेणिक नाम से जाना जाता है, और मत्स्य पुराण के अकॉर्डिंग इनको क्षेत्रोजस के नाम से जाना जाता है। और ये मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है जिसमें सातवाहन वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है। साथ ही दोस्तों बिंबिसार ने अपना राज्य विस्तार के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था, यानी दूसरे राज्यों से विवाह संबंध बना लेता था, यानी शादियाँ कर लेता था। तो इसने कितनी शादियाँ की थी? तो पहली शादी की थी दोस्तों महाकौशल से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। यहाँ से जो है इसको दहेज में काशी मिला था, और ये दहेज का पहला उदाहरण था दोस्तों। जिस समय बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था तो उस समय जो है काशी से वार्षिक कर जो है 1 लाख रुपए वार्षिक कर आता था यहाँ से, यानी इतना यहाँ से कर जो है इकट्ठा होता था। दूसरी शादी चेलना से की थी, जो कि लिच्छवी चेटक की बहन थी। तीसरी शादी खेमा या खेमा से की थी, जो कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, और ये मध्य प्रदेश पंजाब में पड़ता था। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब में। बिंबिसार ने अंग महाजनपद को जीता। अंग महाजनपद यानी हमने महाजनपद काल के बारे में जो है जाना था। अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। क्या उपराजा जो है बनाया था? और ये अंग महाजनपद जो है सबसे पूर्वी महाजनपद था। याद रखें दोस्तों, सबसे पूर्वी महाजनपद था। और इसके बाद बिंबिसार के महल और मगध का वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट कौन था? महागोविंद था। कौन? महागोविंद था। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों चेलना और महावीर स्वामी जी जो है आपस में भाई बहन जो है लगते थे, मुमेरे फुफेरे, तो इसीलिए जो है चेलना के कहने पर जो है दोस्तों जैन धर्म को इन्होंने अपना लिया था। राजधानी राजगीर बनाई थी। बिंबिसार जो है अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र या अपने बड़े पुत्र दर्शक को जो है दोस्तों क्या बनाना चाहते थे? उत्तराधिकारी जो है बनाना चाहते थे। लेकिन यह बात जो है अजातशत्रु को पसंद नहीं आई, यानी अजातशत्रु जो है दर्शक को राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता था। तो अजातशत्रु ने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठ गया था। और पिता की हत्या करने के बाद जो है प्रथम पितृहंता कहलाया था। पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला। और इसके बाद दोस्तों अजातशत्रु का पुत्र आता है उदयन। तो उदयन के द्वारा जो है किसकी हत्या कर दी जाएगी? उदयन के द्वारा जो है अजातशत्रु की हत्या कर दी जाएगी। इसीलिए उदयन को द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया। क्या दोस्तों? द्वितीय पितृहंता कहा गया। यानी इन्हीं कारणों से जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेटे अपने पिता की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठते थे, इसीलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। किसको? हर्यक वंश को। पूछा जाता है पितृहंता वंश किस वंश को कहा जाता है? हर्यक वंश को जो है कहा जाता है। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो है हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।